साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को लेकर के संसद में जो बिल पेश किया गया, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर तो वैसे ही बवाल मच गया है। हालांकि इसको पहले से ही कांग्रेस इस बिल को ला चुकी थी। उस वक्त यही बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। और चूंकि इलेक्शन सर पे हैं और कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा है, आजकल बीजेपी की हालत इसको लेकर के भी खराब है कि वो जो भी मसला उठाते हैं आजकल उनके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो महिला बिल को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, पार्लियामेंट में बात चल रही थी, बिल रखा जा रहा था, तो वहाँ मालूम पड़ा कि ओबीसी का तो इसमें है ही नहीं। यानी कि इस बिल में ओबीसी की महिलाओं को तो कोई जगह है ही नहीं, आरक्षण है ही नहीं उनके लिए। तो जबकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दो टर्म्स हुए हैं केंद्र सरकार के, उनमें उसकी जो वोटिंग हुई थी उसमें ओबीसी समाज ने भर भर के वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। अब जानते होंगे एन गोविंदाचार्य एक बहुत बड़ा नाम था आरएसएस का। एन गोविंदाचार्य ने ही ये प्लान इनको बताया था कि आप एससी एसटी ओबीसी में सेंध मारिए, तब कहीं जाके आपकी सरकार बन पाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के तब जो एससी एसटी ओबीसी है उसमें सेंध मारी की और उनकी महिलाओं को, लोगों को, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, यानी हिंदुत्व के लिए आकर्षित किया और भर के वोट मिला और दोनों बार मोदी जी को सत्ता दिलाई ओबीसी ने। अब उसी ओबीसी को इस सरकार ने हाशिए पर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा भी था कि 90 में से केवल तीन ओबीसी के ऑफिसर हैं सेक्रेटरीट में और उनका केवल टोटल बजट का 5% पर ही वो काम कर पाते हैं। तो जो बीजेपी दिन रात ओबीसी का राग अलापती है, वही बीजेपी अब ओबीसी को लेकर के ही फंस गई है। यानी कि कह सकते हैं कि उनकी जो पोल खुल गई है ओबीसी को लेकर के। और इस बिल में ओबीसी महिलाओं को स्थान ना देकर के बीजेपी ने तो साबित कर दिया कि महिलाओं के बारे में जो सरकार की सोच है, जो भाजपा की सोच है कि महिलाएं भाजपा की सोच में नहीं हो सकती हैं तो केवल वोट में हो सकती हैं। जी हाँ, महिलाएं भाजपा के वोट में तो हो सकती हैं लेकिन सोच में नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी का। जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तब भी उनको नहीं बुलाया गया और जब नई पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन शुरू हुआ तब भी उनको नहीं बुलाया गया। तो माननीय राष्ट्रपति जी का ऐसा अपमान भी इससे पहले शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। ये बहुत दुख की बात है और पब्लिक में इसको लेकर के रोष भी है कि ये सरकार जिस महिलाओं को लेकर के बात करती है, जिन महिलाओं को लेकर के दिन रात राग अलापती है, उसमें ही ऐसे कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, अगर माननीय राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति हैं, उनको तो बुलाना चाहिए, वो तो कस्टोडियन है पार्लियामेंट की, संविधान की। लेकिन राष्ट्रपति जी का लगातार ये सरकार विरोध कर रही है, एक तरह से विरोधी कर रही है, एक तरह से अपमान कर रही है। अब इसको भारत के लोग कितना सह पा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट देंगे या आने वाले समय में क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, इसको लेकर के हमने मेरठ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरविंदर कुमार, पेशे से सर्जन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी उनका नाम है और बहुत कुछ कार्य करते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, एजुकेशन में बहुत काम करते हैं और राजनीति पे अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आरएसएस और बीजेपी को बड़ी गहराई से वो पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जानते हैं। तो उनका इसको लेकर के क्या कहना है, आइए इस पूरे की जो महिला बिल आया है और ओबीसी महिलाओं को जिस तरह इसमें अलग हटा दिया गया है, या राष्ट्रपति जी का जो बार बार अपमानित किया जा रहा है उनको, इसको लेकर के उनकी अपनी राय क्या है, आइए सुनते हैं। देखिए, अगर आप 2009 का बीजेपी का वोटों परसेंटेज निकालते हैं तो 2009 में बीजेपी को 18% वोट मिला और 2014 में देखते हैं तो उसको 31% वोट मिला और 2019 में जब आप आते हैं तो 2019 में 37% समथिंग उसको वोट मिला। तो ये जितना वोट आया है, जो 2009 से लेकर के 2019 तक जो वोट आया है, जो जितना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है,
ओबीसी का वोट बीजेपी को आया है। और ओबीसी के नेताओं को, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें केन गोविंदाचार्य थे जिन्होंने 90 के दशक में एक बात कही थी कि अगर आपको भारत की लोकतांत्रिक सत्ता पे कब्जा करना है तो दलित पिछड़ों में घुसना पड़ेगा, तो पिछड़ों के छत्रपों को आगे करना पड़ेगा। यही कारण है, अगर आप देखते हैं तो कल्याण सिंह को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन क्या पिछड़ी जातियों को जिन लोगों ने वोट दिया, क्या उस समुदाय का कोई भला हुआ है? कोई भला नहीं हुआ उसका। जो का तो है, उसकी दशा बल्कि और ख़राब हो गई। महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा वो, और शिक्षा तो ध्वस्तीकरण हो गया शिक्षा का। तो वो सभी चीज़ों से ओबीसी जूझ रहा है। ये इन्हें महसूस हो गया है कि 2024 में इनका जो ओबीसी का जो वोट बैंक है वो छिटक रहा है, चाहे कुछ ही परसेंट है, वो छिटक रहा है इनसे, क्योंकि हालात ऐसे हैं और वो समझने लगा है। अब महिला आरक्षण बिल की आपने बात कही है, महिला आरक्षण का जो है, महिला आरक्षण के लिए तो पहले बीजेपी ने ही पहले विरोध किया था किसी ज़माने में, जब कांग्रेस लेकर के आई। 1987 में राजीव गांधी का ये वो था कि महिला आरक्षण जो है वो पास हो, तब बीजेपी विरोध करती थी। लेकिन बिना जो है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए हुए, बिना बाकी समुदाय को आरक्षण दिए हुए क्या महिला सशक्तिकरण जो है भारत में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने ये बिल जो है बिल पास किया, हम भी इसका समर्थन करते हैं, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को उसने बांट दिया है, महिलाओं को महिला नहीं रहने दिया। पिछड़ी जातियों की महिलाओं का क्या कसूर है? क्या वो महिला पिछड़ी जाति में पैदा हो गई, उनका इतना ही कसूर है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा आज इस महिला आरक्षण में? इसका एग्जाम्पल आप राष्ट्रपति महोदय को मानते हैं? नहीं, राष्ट्रपति महोदय को मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ कि अगर आप देखें, जब नई संसद का, अगर महिला सशक्तिकरण के इनका उद्देश्य होता तो नई जब संसद बनी तो इस देश की सर्वोच्च जो नागरिक है उस तक को नहीं बुलाया गया, कस्टोडियन ने पार्लियामेंट के, हाँ, उसको नहीं बुलाया गया। अगर महिला सशक्तिकरण की बात होती तो जब नई संसद का उद्घाटन हुआ उसमें हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया तक नहीं गया, तो इसका मतलब उनकी सोच में महिला नहीं है। अब फिर से अगर महिला आरक्षण की अब भी बात भी कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव की से बात कर रहे हैं। अगर वास्तव में महिला को सशक्तिकरण, महिला को मजबूत करना ही चाहते तो 2014 में सरकार आई तो 2015 में लेकर के आते। अच्छा, इसमें भी क्या है कि 2029 से लागू होगा। अब 2029 में भी क्या है कि जातीय जनगणना होगी। कंफर्म नहीं है अभी, 31 हाँ, तो जातीय जनगणना के बीजेपी हमेशा विरोध में रही है। तो अब जातीय जनगणना के जो पार्टी विरोध में रही हो वो जातीय जनगणना कैसे करा देगी? वो तो नहीं करा सकती, वो नहीं करा सकती जातीय जनगणना। तो ये मान के चलें आप कि 2029 में भी ये लागू नहीं होगा इस हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से। अच्छा, बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा है, सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासी महिला है हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, और शायद वो भी हैं, विधवा बोलते हैं इसको? हाँ, विधवा है। तो चूंकि आरएसएस और हिंदुत्व की सोच इस तरह की है कि वो शुभ कार्यों में, हाँ, वो विधवा को नहीं बुलाते हैं। तो क्या राष्ट्रपति जी का इतना बड़ा अपमान जो सरकार ने किया है, क्या ये महिलाओं के लिए? नहीं, उनके लिए राष्ट्रपति नहीं है, वो तो खुद चुन करके लाए, उनके लिए तो विधवा है। वो राष्ट्रपति तो हमारे आपके लिए है ना। अगर उनकी विचारधारा देखें तो अभी नहीं देखा आपने कौन से मंदिर में एक विधवा को बाहर भगा दिया गया? रानी को, हाँ, रानी को जो है, क्योंकि विधवा थी। तो एक्चुअली जिस विचारधारा से आरएसएस बीजेपी आती है उस विचारधारा में आप किसी भी पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर आप नहीं हैं तो उनके लिए आप कुछ नहीं हैं। आप आदिवासी हैं पहली बात, आप दूसरे आप विधवा हैं तो दोनों ही चीज़ें धर्मशास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है। तो आप मानते हैं कि इसी रीजन से उनको नहीं बुलाया पार्लियामेंट? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि वो नंबर 1 वो आदिवासी है, नंबर 2 विधवा है, तो हो सकता है वो उनको अशुभ मान रहे हो इस कार्य के लिए, इसलिए ना बुलाया गया हो। नहीं तो सर्वोच्च नागरिक है। हाँ, नहीं, क्योंकि एक तरह कस्टोडियन है वो, संविधान की है और पार्लियामेंट की है। कंगना रनौत को उन्होंने बुला लिया है, जो जिनका मानना है कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ है। एक्चुअली ऐसे लोग जिनको शिक्षा नहीं है, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, जो कुछ जानते नहीं हैं, जो हाँ जी में विश्वास रखते हैं कि हाँ मिलाएं, उनको तो सबसे पहले बुलाएंगे वो। सुना आपने, जिनकी सोच में महिलाएं नहीं हो, महिलाएं हो तो केवल वोट में हो, तो जाहिर सी बात है लोगों को सोचना पड़ेगा। तो डॉक्टर हरिंदर कुमार जी का साफ कहना है कि आरएसएस और बीजेपी की वोट में महिलाएं हो सकती हैं, वोटिंग के लिए केवल महिलाएं यूज हो सकती हैं, बाकी उनकी सोच में महिला
नहीं है। और किसी मंदिर से किसी को, महिलाओं को बाहर उठा के धक्के दे के बाहर निकाल देना, माननीय राष्ट्रपति जी को दोनों शुभ कार्य में नहीं बुलाना, ये भी एक उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति आरएसएस और बीजेपी की सोच क्या है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।